बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इक़रा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। अज़ीज़ तलबा, पिछली क्लास में हमने माइटोसिस और मेयोसिस के बारे में पढ़ा था और इसके अलावा जीन्स के बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में और सेल के बारे में हमने स्टडी की थी और यकीनन आपको ये लेक्चर समझ में भी आ गए होंगे। आज जो हमारा लेक्चर है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है हेरिडिटी। What is heredity? The study of inherited characteristics is called heredity. हम बहुत सारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर महसूस करते हैं जो हमारे वालिदैन के अंदर पाई जाती है। मिसाल के तौर पे अगर किसी स्टूडेंट के वालिदैन में से किसी की आंखें ब्लू हैं तो आमतौर पे बच्चे की आंखें भी, उस स्टूडेंट की आंखें भी ब्लू हो जाती हैं। ब्राउन आइज़ हैं तो ब्राउन आइज़ यहाँ पर उसके भी मौजूद होती हैं। तो ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसी तरह की और भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के पेरेंट्स जो हैं वो स्मार्ट हैं और मतलब दुबले हैं और तो उनके अमूमन जो यानी जनरेशन होती है वो भी फैटी नहीं होती बल्कि वो भी स्मार्ट होती है। ये तमाम इसी तरह रिफ्लेक्शंस हैं और दीगर बहुत सारी चीज़ें। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इनहेरिटेंटली जनरेशन में शिफ्ट हो जाती हैं जीन्स के थ्रू और इसी चीज़ को इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है। फिर इसके अलावा, इसके साथ साथ ये जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, ज़रूरी नहीं है कि तमाम की तमाम इंसानों में एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स आएँ। बहुत सारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो डिफरेंट होती हैं। हाँ, फीचर्स तो देखें, बहुत सारे फीचर्स सेम हैं, हर इंसान इसी तरह से दो टांगों पे खड़े होकर चलता है, उसके हाथ ऊपर रहते हैं। जानवरों की तरह वो नीचे हाथ रख के नहीं चलता। एक वक्त आता है कि दाढ़ी मूछें निकल आती हैं। ये वो तमाम फीचर्स हैं जो इंसानों में कॉमनली पाए जाते हैं, लेकिन इनमें भी जो एक वेरिएशन होता है वो मौजूद होता है। किसी के दांत बच्चों के जल्दी निकल आते हैं, कुछ बच्चों के दांत बहुत देर से निकलते हैं। दिस इज अ फीचर डिफरेंस। कुछ बच्चों का कद छोटा होता है, कुछ का बड़ा होता है। किसी का जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो डार्क होता है, किसी का कॉम्प्लेक्शन जो है वो ब्राइट होता है। इसी तरीके से कुछ की बोन्स जो हैं वो बड़ी चौड़ी होती हैं, मजबूत होती हैं, कुछ की बोन्स थोड़ी सी वीक होती हैं। ये वो फीचर्स हैं कि हैं तो सबके साथ एक जैसे, लेकिन इनमें कहीं डिफरेंस पाया जाता है। सो व्हाट इज द वेरिएशन? The difference occur in the features in all human beings is called the variation, जो मैंने अभी आपके सामने एग्जांपल दी। अब ये वेरिएशन हमारे पास दो तरह का होता है। If the variation between any two similar features is too small, it is called the continuous variation. यानी अगर एक क्लास है और उसमें बहुत सारे बच्चे हैं और उन बच्चों को हम हाइट वाइज खड़ा कर दें तो आप ये देखेंगे कि बहुत सेंटीमीटर्स या मिलीमीटर्स में डिफरेंस के साथ साथ वो मैक्सिमम हाइट तक बच्चों का कद चला जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसमें जो वेरिएशन आ रहा है वो बहुत स्मॉल है। सो दिस स्मॉल डिफरेंस, चूंकि ये बहुत छोटा हो जाता है इसलिए हम इसको नेग्लिजिबल कह सकते हैं, लेकिन चूंकि डिफरेंस तो है अपनी जगह, उसको नजरअंदाज किया तो नहीं जा सकता। अलबत्ता इस वेरिएशन को हम कंटिन्यूस वेरिएशन कहते हैं। कंटिन्यूस वेरिएशन का मतलब है कि बहुत बड़ा गैप कोई नहीं आ रहा, लेकिन अगर बड़ा गैप आ जाए तो फिर उसको हम क्या कहेंगे? डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। जैसे इसकी डेफिनेशन है, इफ द वेरिएशन बिटवीन टू सिमिलर फीचर्स इज सिग्निफिकेंट, यानी बहुत ज्यादा है, इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। ये जो सिग्निफिकेंट लिखा है इसका मतलब होता है वेरी हाई, बहुत ज्यादा। और यहां पर एक बात और भी लिखी है, इस डेफिनेशन में भी लिखी थी, इफ वेरिएशन बिटवीन एनी टू सिमिलर फीचर्स, इसका मतलब ये क्या हुआ
इसका मतलब ये हुआ कि आपने हाइट को हाइट के साथ कंपेयर किया है, हाइट को कॉम्प्लेक्शन के साथ फीचर कंपेयर नहीं किया, बल्कि हाइट को हाइट के साथ सिमिलर फीचर्स, यानी वो भी हाइट है और ये भी हाइट है, हाइट को हाइट के साथ कंपेयर किया जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर भी सिमिलर फीचर्स का मतलब है कि अगर एक आदमी का गुस्सा बहुत तेज है, दूसरे का भी बहुत तेज है, लेकिन उन दोनों में कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस तो पाया जाएगा। एक का बहुत तेज है लेकिन वो जल्दी कूल डाउन हो जाता है, एक का बहुत तेज है बहुत देर में कूल डाउन होता है। तो ये वो सिमिलर फीचर्स तो हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान में एक डिफरेंस पाया जाता है। तो वो अगर बहुत ज्यादा होगा तो वो डिसकंटिन्यूस वेरिएशन पाया जाएगा उन दोनों में, और अगर वो बहुत छोटा होगा तो कंटिन्यूस वेरिएशन कहते हैं उसको। अच्छा, बास कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जो इंसान के अंदर इनहेरेंटली नहीं आती, वो जब पैदा होता है तो वो खुसूसियात उसके अंदर नहीं होती, लेकिन वो बाद में कहीं वो सीख लेता है, समझ लेता है, स्टडी कर लेता है, अपने अंदर वो एबिलिटी पैदा कर देता है। जैसे स्विमिंग है, ड्राइविंग, शूटिंग, या उसने अपने आप को एक्सरसाइज करते हुए बॉडी बिल्डिंग कर ली तो उसका जो जिस्म है, उसकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा फिट हो जाती है, या वो एथलीट कैटेगरी में चला जाता है, तो ऐसी सूरत में भी उसकी जो बॉडी फिटनेस है वो डिफरेंट हो जाएगी। जबकि जब वो पैदा हुआ था उस वक्त उसकी बॉडी की जो फिजिक थी वो ऐसी नहीं थी। तो ऐसी तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है। सो द डेफिनेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर नॉट इनहेरिटेड बट प्रोड्यूस्ड और क्रिएटेड टाइम टू टाइम इज नोन एज एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहां तक आपके सामने हमने जो बात कही, 3 बातें आपके सामने कही, एक तो हेरिडिटी के बारे में, एक वेरिएशन के बारे में, और एक एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। अब हम आते हैं उस पैटर्न पे जो इनहेरिटेंस के लिए एक सर्कल है जो वर्क करता है। हमें मालूम है कि फर्टिलाइजेशन बेसिकली वो प्रोसेस होता है जिसमें मेल गैमेट, जिसे स्पर्म कहते हैं, और फीमेल गैमेट जिसे एग कहते हैं, दोनों आपस में मिलके फ्यूज होते हैं। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है और उसके बाद एक फर्टिलाइज्ड एग तैयार होता है जिसे जायगोट कहते हैं। और ये जायगोट बेसिकली एक ऐसा जीन का पेयर बनता है जो 2 पेयर्स बेसिकली उसके अंदर मौजूद होते हैं। ये दोनों के दोनों यहीं से ही फ्यूज होके हमारे पास एक फॉर्म बनाते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि 2 पेयर्स यहां नजर आ रहे हैं, एक मेल की जानिब से, एक फीमेल की जानिब से। इसी तरह यहां पर भी एक मेल की जानिब से और एक फीमेल की जानिब से। तो ये तो एक जनरल प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का। इस वक्त जो हमारा एक टॉपिक है, हम जो बताना चाह रहे हैं वो ये कि इनहेरिटेंस का पैटर्न क्या होता है। इसी सेल को, ये जीन्स के जो हमने यहां पर सेट ऑफ जीन्स हमने बताया, यहां पर हाईलाइट करके दिखाया हुआ है, इसमें से एक पेयर को हम ले रहे हैं। ये मेल की जानिब से है और ये फीमेल की जानिब से है। मेल की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीमेल की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और जब ये प्रोडक्शन होती है तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आने वाली जनरेशन में मुंतकिल हो जाती हैं। तो ऐसी सूरत में ये इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स जब वहां पर ट्रांसफर होती हैं तो बुनियादी तौर पे 2 तरह की सिचुएशंस प्रोड्यूस होती हैं। या तो ऐसा होता है कि इस जीन की कैरेक्टरिस्टिक्स और इस जीन की कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेल और फीमेल से आई है आइडेंटिकल होती है, और अगर ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिकल होती है तो उनको होमोजाइगस कहा जाता है। और यह भी मुमकिन है कि इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिफरेंट हो, तो ऐसी सूरत में उस जीन की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की जो प्रॉपर्टी है उसको हेटेरोजाइगस कहा जाता है। तो एक होमोजाइगस हो गया और एक हेटेरोजाइगस हो गया। अच्छा, अब वो आइडेंटिकल हो या डिफरेंट हो, होमोजाइगस हो या हेटेरोजाइगस हो, अब उसके नतीजे में जो भी प्रोडक्शन हो रही है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिटेंट हो रही हैं, उसका तरीक़ेकार जरा समझ लीजिए कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल,
हमारे पास यहाँ पे एक चार्ट है, ये हमारे पास मेल की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कैपिटल ए और स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करके रखी हैं, और ये फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कैपिटल ए और स्मॉल ए से रिप्रेजेंट की हुई हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल इन दोनों की, मेल और फीमेल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सिमिलर हैं, यानी वो होमोजाइगस है, तो उसको दोनों कैपिटल ए के जरिए से यहां पर शो किया। इसका मतलब यह हुआ कि जो जनरेशन आएगी, जो भी नई जनरेशन बनेगी, उसमें ये दोनों की दोनों स्ट्रांगली ये प्रॉपर्टीज, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो उसमें शामिल होंगी। इसी तरीके से अगर उसकी कोई और कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे यहां पर स्मॉल ए से शो किया, मेल की भी अगर वैसी ही कैरेक्टरिस्टिक है, क्या स्मॉल ए से इसको शो किया, तो इन दोनों की ये दोनों आइडेंटिकल हो जाती हैं, तो ये भी आइडेंटिकली इसमें जो है वो इनहेरिटेंट हो जाएंगी। लेकिन सूरत हाल वहां पे डिफरेंट हो जाती है जब यहां मेल की जो ये कैरेक्टरिस्टिक है ये फीमेल की इस कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर दोनों के दोनों डिफरेंट है। सिमिलरली फीमेल की ये जो कैपिटल ए कैरेक्टरिस्टिक है, कोई एक कैरेक्टरिस्टिक, और ये मेल की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मिलती है, तो ये भी दोनों डिफरेंट तरीके से इनहेरिटेंट होती है। यहां पे अब दो चीजें मजीद डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाती हैं, यानी फिर ये डिसीजन होता है कि इसमें हमारे पास जो है वो डोमिनेंट कौन सा होगा और रिसेसिव कौन सा होगा। अब डोमिनेंट किसे कहते हैं और रिसेसिव किसे कहते हैं, इस बात को जरा समझ लें। डोमिनेंट वो होता है, बल्कि हम आपको इस एग्जाम्पल के जरिए से समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेल, ये आईज की डोमिनेशन बता रहा हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल मेल, उसकी ब्लैक आईज है, फीमेल की ब्लू आईज है, लेकिन जो न्यूबॉर्न बेबी है उसकी आईज जो है वो ब्लू आई है। इसका मतलब यह हुआ कि जो फीमेल की ब्लू आईज थी वो डोमिनेंट हो गई हैं, और जो मेल की ब्लैक आईज थी वो रिसेसिव हो गई हैं। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम यहां पर जरा डिफाइन करके देखते हैं। इसमें ये मेल हमारे पास इसकी कैसी आईज थी, हमारे पास ये ब्लैक आईज थी, ठीक है, ये ब्लैक आईज थी, और यहां पे फीमेल की जो थी वो ब्लू आईज थी। जब ये मेल और फीमेल के नतीजे में हमारे पास जो ये एक न्यूबॉर्न बेबी आ रहा है, उसमें उसकी जो हमारे पास वो आ रही हैं, यानी आईज आ रही हैं, वो कौन सी आ रही हैं, हमने यहाँ पे डिसाइड किया ब्लू आ रही है। इसका मतलब है कि ये जो ए, स्मॉल ए दिया हुआ था, ये डोमिनेंट हो जाएगा, और ये जो है ये रिसेसिव हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारे पास नई जनरेशन आती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड तो करती हैं मेल और फीमेल पर, पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स पर, लेकिन उसमें से होता वही है जो डोमिनेंट होता है। मिसाल के तौर पे प्लांट्स की क्रॉसिंग को आप देख लें, क्योंकि ये प्रोसेस प्लांट्स में भी होता है। अगर आपने एक रेड रोज लिया और एक वाइट रोज लिया, इन दोनों की आपने जो है वो क्रॉसिंग की, और क्रॉसिंग के नतीजे में आप देख रहे हैं कि रेड रोज ही पौधे में निकल रहा है, व्हाइट रोज नहीं निकल रहा। इसका मतलब यह हुआ कि वो जो रेड रोज था बेसिकली वही डोमिनेंट था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डोमिनेंट थी, जबकि व्हाइट रोज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो रिसेसिव हो जाती है। तो ये वो चीज थी जिसमें हमें ये पता चलता है कि किसी भी पैरेंटल जो हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है उसके नतीजे में किस पैटर्न के जरिए से इनहेरिटेंस होता है, वो तमाम की तमाम खुसूसियात, वो तमाम की तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जो बच्चों में आती हैं या प्लांट्स के जरिए से नई प्लांट्स के अंदर जो है वो आती हैं, वो इसी प्रोसेस के तहत आती हैं, और उसमें जो अहम किरदार अदा करता है वो डोमिनेंट करता है
जो डोमिनेंट होता है वही असल में हावी भी रहता है, और जो हमारे पास ये रिसेसिव है, ये रिसेसिव कहीं दूर चला जाता है, छुप जाता है, हाइड हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में ये लेक्चर भी आया होगा, और इस लेक्चर को आप दोबारा ज़रूर देखिएगा। और एक बात जहन में रखिएगा कि ये जो हम यहाँ स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये स्ट्रक्चर बनाया है, ये स्ट्रक्चर बनाया है, इसको आप अपने रजिस्टर, अपने जर्नल पे ज़रूर बनाया करें, इसलिए कि ये वो समरी होती है जो पिक्चराइज समरी है, और जब भी आप इसको देखेंगे तो आपको फौरन क्लिक हो जाएगा कि क्या बताया गया था और ये क्या चीज़ आपके सामने आ रही है। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।